हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, घर पर ठीक हैं, सुरक्षित हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर के क्विक रिकैप के साथ। देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। चलिए, सबसे पहले जो हमने पॉइंट किया था लास्ट लेक्चर में वो क्या था स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कि एक अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, कि अकाउंटिंग जो है बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव क्या पढ़े थे हमने? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अ सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग क्या करता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड क्या करता है? प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा क्या किया था हमने कि अकाउंटिंग कैसा होना चाहिए? बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में हमें बताने वाला होना चाहिए। अकाउंटिंग अगर हमें बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में नहीं बताएगा, अकाउंटिंग में अकाउंट्स प्रिपेयर करने से हमें बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में नहीं पता लगेगा, तो अकाउंटिंग बनाना क्या है? बेकार है ना। तो उसका जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा नहीं होगा। तो अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? हम अपने अकाउंट्स को इस तरह से प्रिपेयर करें जो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस है वो उसके बारे में हमें पता चले। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में क्या करने वाला होना चाहिए? बताने वाला होना चाहिए। कौन? अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्यों बनाया जाता है, उसका क्या उद्देश्य है? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को लोगों तक पहुंचाना। और वो लोग कौन से हैं? बिजनेस के एंड यूजर्स होते हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन को हम कैसे बताते हैं? कौन से अकाउंट प्रिपेयर करके? बैलेंस शीट को प्रिपेयर करके। नेक्स्ट हमने किया था अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव फैसिलिटेट्स टू मैनेजमेंट। ऐसा होना चाहिए हमारा अकाउंट्स, ऐसे होने चाहिए हमारे रिकॉर्ड कि वो मैनेजमेंट को क्या करे? हेल्प करे। किस लिए? क्योंकि मैनेजमेंट क्या करती है? डे टू डे ऑपरेशंस करती हैं बिजनेस के, उनकी प्लानिंग करती हैं, कंट्रोलिंग करती है। इसके लिए अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए? उनकी हेल्प करने वाली होनी चाहिए। हमारे अकाउंट इस तरह के होने चाहिए कि वो क्या करे? मैनेजमेंट को हेल्प करे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया था? फैसिलिटेट टू कंपैरिजन। जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? कंपैरिजन करने में हेल्प करना। ठीक है, कंपैरिजन की सुविधा प्रोवाइड करवाना। तो और कंपैरिजन किस किस का? इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म। इंटर फर्म मतलब दो कॉम्पिटिटिंग फर्म का आपस में कंपैरिजन। ए और बी दो फर्म है, उनका लास्ट ईयर का हमने क्या देखा? अकाउंट्स देखा। तो जब हमने उनका कंपैरिजन किया तो वो क्या था? इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है, लेकिन दूसरा कंसेप्ट क्या है? इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म में क्या होता है? जैसे ए ही बिजनेस है, ए बिजनेस का हम पिछले साल का 2018 और 2019 का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वो इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहलाता है। तो अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमें वो ऐसे रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाएं जिससे कि हम इंटर फर्म कंपैरिजन भी कर सके और इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमने पॉइंट किए थे, टॉपिक था हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या एडवांटेजेस होने चाहिए? सबसे पहला होने चाहिए नहीं, अकाउंटिंग के क्या लाभ होते हैं, क्या फायदे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था? ये हमें एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाता है। दूसरा, बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताता है, तो ये हमारा फायदा है। कौन से अकाउंट को बनाकर? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाकर ये बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में बिजनेस के एंड यूजर्स को बताता है। ठीक है, नंबर थर्ड, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, फिर क्या किया था? टैक्स लायबिलिटी को सेटल करने में हेल्प करता है। ठीक है, कोर्ट में एज अ प्रूफ काम करता है। ठीक है, और क्या किया था हमने कि जब हम बिजनेस को सेल करते हैं तो उस टाइम पर भी हमारे अकाउंट क्या करता है? हमारी हेल्प करता है बिजनेस की जो प्रॉपर वैल्यू है, मार्केट वैल्यू उस टाइम पर, उसको बताने के लिए। ठीक है, और क्या करता है? हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। जब हम अपने अकाउंट बनाते हैं तो उसको चेक करवाते हैं ऑडिटर से। ठीक है, तो ऑडिटर क्या करेगा? अगर कहीं गलती है तो वो अगर अकाउंट नहीं प्रिपेयर होंगे, अकाउंट ही नहीं बने होंगे, रिकॉर्ड ही नहीं होगा, तो ऑडिटर क्या चेक करेगा? ठीक है, तो अकाउंटिंग
अकाउंटिंग हमें कैसे हेल्प करता है, क्योंकि अकाउंटिंग में क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड्स बनाएंगे, बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ऑडिटर उनको चेक करेगा और जो अगर गलतियां हैं तो उनको ठीक करेगा, वो बिजनेसमैन को बताएगा कि भाई तुमने यहाँ गलती कर रखी है। तो ये क्या थी स्टूडेंट्स, फायदे थे, एडवांटेजेस थी अकाउंटिंग के, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। नेक्स्ट हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो था लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले क्या था, अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट है, कन्वेंशंस है, जो रूल्स है, प्रिंसिपल है, वो क्या है, बहुत ही पुराने हैं। ठीक है। दूसरा क्या, पर्सनल जजमेंट पर बेस है। पर्सनल जजमेंट हमने कैसे किया था कि अगर एक ही हमने डेप्रिसिएशन के बारे में बात करी थी। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड पढ़े थे। एक हमने किया था स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा किया था रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है। अगर हम दो लोगों को ए और बी को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए दे देते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम मेथड को यूज़ करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। दोनों क्या करेंगे, अलग अलग भी कर सकते हैं, सेम भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। तो क्या हुआ कि जो हमारा अकाउंटिंग है वो पर्सनल जजमेंट पर बेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या लिमिटेशंस की थी, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। जो हमारा अकाउंटिंग है उसमें हमारी जो फिक्स्ड एसेट होती है वो कौन सी वैल्यू पर हम रिकॉर्ड करते हैं, उसकी जो हमने कॉस्ट जो हमें पड़ी थी जब हमने वो एसेट खरीदी थी, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू पर। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया था, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या था, एक ऐसा इलीगल एक्ट है, काम है, जो कौन परफॉर्म करता है, अकाउंटेंट परफॉर्म करता है या वो लोग परफॉर्म करते हैं जो अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी अपने जो बिजनेस है मार्केट में उसकी वैल्यू को ऊंची दिखाने के लिए क्या करेंगे, लोग अकाउंट्स में छेड़छाड़ करेंगे, रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करेंगे, ट्रांजेक्शन में छेड़छाड़ करेंगे। तो ये छेड़छाड़ करना ही, जिससे क्या होगा, अकाउंटिंग की ट्रू पिक्चर क्या नहीं होगी, प्रेजेंट नहीं होगी। तो यही क्या कहलाता है, विंडो ड्रेसिंग। अपने अकाउंट्स में छेड़छाड़ करना विंडो ड्रेसिंग कहलाता है। तो ये अकाउंटिंग की क्या है, लिमिटेशन है। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया था कि जो अकाउंटिंग है वो फोरकास्ट में हेल्प नहीं करता है। फोरकास्ट मतलब हम फ्यूचर के बारे में पता लगाना कि भाई हमारे बिजनेस के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन क्या होगा, क्योंकि अकाउंटिंग तो हमारे पास्ट रिकॉर्ड को दर्शाता है, पास्ट रिकॉर्ड के बारे में बताता है, तो इसलिए जो अकाउंटिंग है वो फोरकास्ट में हेल्प नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, ये जो 3 टॉपिक थे, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, ये हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो हम शुरू कर रहे हैं। क्या देखते हैं कि क्या टॉपिक है हमारा पहला, पार्टीज या यूजर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कि वो लोग, वो पार्टी या वो लोग जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जिन्हें ज़रूरत होती है। ठीक है। तो कौन कौन से यूज़र हैं, सबसे पहले हैं, दो तरह के यूज़र हैं स्टूडेंट, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। ठीक है। इंटरनल को आप समझेंगे कि एक फर्म है, ए बिजनेस है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर जगह पर एक बिल्डिंग के अंदर बिजनेस कर रहा है, मतलब प्रोडक्शन कर रहा है। तो जो लोग उस बिल्डिंग के अंदर काम करेंगे वो क्या होंगे, इंटरनल यूज़र होंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। और जो लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग के बाहर किसी ना किसी तरह से एक हमारे बिजनेस से रिलेट करते हैं, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के एक्सटर्नल यूज़र होंगे। ठीक है। समझ आया, बिल्डिंग के अंदर के लोग इंटरनल यूज़र, बिल्डिंग के बाहर के लोग एक्सटर्नल यूज़र। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंटरनल यूज़र। इंटरनल यूज़र कंटेन पर्सन who are directly connected with the operations and management of business entity। जो बिजनेस के जो ऑपरेशन होते हैं या मैनेजमेंट होते हैं उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से लोग हैं। सबसे पहले है मैनेजमेंट। जी हाँ, मैनेजमेंट जो है बिजनेस से क्या, बिल्डिंग के अंदर काम करेगी, उसका एक प्रॉपर ऑफिस होगा मैनेजमेंट का, जहाँ पर वो क्या करेगी, अपना डिसीजन लेगी, अपनी प्लानिंग करेगी और कंट्रोलिंग करेगी। ठीक है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो मैनेजमेंट को वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से मिलेगी, बैलेंस शीट से मिलेगी। ठीक है। दूसरे हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन से लोग होते हैं, जिनके वो लोग जिन्होंने कंपनी के क्या कर रखे हैं, शेयर खरीद रखे हैं।
तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड क्यों है? ताकि वो क्या कर सके, अपने शेयर की जो ठीक वैल्यू है उसके बारे में पता लगा सके। ठीक है, प्रॉपर जो वैल्यू है एक टाइम पर उनके शेयर की आफ्टर क्लोजिंग ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, वो अपने शेयर की प्रॉपर वैल्यू के बारे में जान सके। तो वो उन्हें कहाँ से पता लगेगा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता लगेगा। और वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनको कहाँ मिलेगी? अकाउंट से मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज भी वो लोग हैं जो एक बिल्डिंग यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिजनेस कंपनी के अंदर काम करेंगे, प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए स्टूडेंट्स? क्योंकि एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। जब वो अपना इतने घंटे ऑफिस को दे रहे हैं तो उसके बदले में उनको क्या चाहिए? सैलरी भी तो चाहिए। ठीक है, जब वो देखेंगे भाई हम काम तो इतना कर रहे हैं, 100 रुपए का काम कर रहे हैं, लेकिन हमें 90 या 80 रुपए मिल रहे हैं, तो वो क्या उस फर्म में काम करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, अगर उनको उनके काम के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे तो ही वो वहाँ पर काम करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? वो वहाँ से छोड़कर जहाँ पर उनको अपने टैलेंट की, अपने नॉलेज की प्रॉपर वैल्यू मिलेगी, प्रॉपर रेम्युनरेशन, प्रॉपर सैलरी मिलेगी, तो वो वहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, तो अपने सैलरी, अपने वेजेस के बारे में जानने के लिए कि क्या हमें ठीक रेट से सैलरी या वेजेस मिल रही हैं, एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो कौन प्रोवाइड करवाएगा? अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने क्या किए थे? इंटरनल यूज़र, जो एक बिल्डिंग के, एक कंपनी के अंदर के लोग होते हैं जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। कौन कौन से? मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज़। आगे हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूज़र की। एक्सटर्नल यूज़र्स, all other users of accounting service except the management fall under the category of external end user। वैसे तो क्या होता है, क्या बात करी हमने? बिल्डिंग के बारे में। बिल्डिंग से हमने जाना कि कौन से इंटरनल यूज़र होते हैं, कौन से एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन की, दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन और अनपब्लिश्ड। ठीक है, जो पब्लिश की जाती है और जो पब्लिश नहीं की जाती। तो जो हमारी मैनेजमेंट है वो पब्लिश इन्फॉर्मेशन और अनपब्लिश इन्फॉर्मेशन दोनों का यूज़ करती है। ठीक है, लेकिन जो हमारे बाकी के यूज़र्स होते हैं वो सिर्फ पब्लिश, जो उनको सिर्फ दिखाई जाती है, जो उनको क्या करे, जैसे एक बुक होती है, बुक भी तो पब्लिश होती है। जो बुक में लिखा है, जो बुक आपके पास है, अगर आप उसको पढ़ते हैं, जो लिखा है उसी के बारे में तो जान पाएंगे ना। जो बुक में नहीं लिखा, क्या उसके बारे में आप जान पाओगे? नहीं जान पाओगे। तो इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सिर्फ मैनेजमेंट ही इंटरनल यूज़र है। मैनेजमेंट के अलावा जो यूज़र्स हमने पढ़े जैसे शेयर होल्डर और एम्प्लॉयज़, और जो बाकी अब हम पढ़ेंगे वो एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। ठीक है, किसके बेस पर स्टूडेंट्स? इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन के बेस पर। अगर पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड दोनों इंफॉर्मेशन यूज़ की जा रही है तो वो सिर्फ कौन होते हैं? मैनेजमेंट होती है। और मैनेजमेंट ही क्या होती है? प्रॉपर इंटरनल यूज़र होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र में सबसे पहले आता है पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होंगे? जिन्होंने रिस्क लेकर क्या किया है? बिजनेस को सेटअप किया है। वो क्या करेंगे? डे टू डे एक्टिविटीज़ में तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि क्या करेंगे? इन्वेस्टर कौन होंगे? जिनके पास बहुत सारा पैसा होगा, जिन्होंने एक बिजनेस नहीं कई कई बिजनेस सेटअप किए होंगे, या फिर अगर वो एक बिजनेस भी सेटअप कर रहे हैं, उसका सेटअप लगा रहे हैं, तो उनके पास बहुत काम होते हैं। ठीक है, वो खुद बैठकर अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे, लोगों को हायर करेंगे, मैनेजमेंट को हायर करेंगे। क्या करने के लिए? अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर को क्या क्यों चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? जो उसने बिजनेस सेटअप किया है, क्या वो ठीक ढंग से चल रहा है? क्या उसके प्रॉफिट लॉस ठीक हैं? क्या उसकी एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू ठीक है? मार्केट में फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है? तो इन्वेस्टर को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन, जो मैनेजमेंट उसको प्रोवाइड करवाएगा वहाँ से मिलेगी। ठीक है, दूसरा क्या है? बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होते हैं, ऐसे संस्थान, ऐसे इंस्टीट्यूट जो क्या करते हैं? मदद के, हेल्प के टाइम पर
जब हमें इमरजेंसी होती है हमारे बिजनेस को, तो वो क्या करते हैं, हमें फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं लोन देकर, ठीक है। जब बिजनेस हमें कब लोन देगा, जब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, जब हम इस कंडीशन में होंगे कि हम बैंक का लोन रीपे कर पाएँ, तो ही तो बैंक हमें क्या करेगा, लोन देगा। तो बैंक को इन सब चीज़ों के बारे में कहाँ से पता लगेगा स्टूडेंट्स, अकाउंट से पता चलेगा, इसलिए उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं स्टूडेंट, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, सामान उधार देते हैं। अगर एक टाइम पर हमारे पास पैसा नहीं होता है, मतलब अगर हमने 100 रुपये का सामान खरीदा है, ठीक है, और हमारे पास सिर्फ 50 रुपये है, और हम उसके क्या है, रेगुलर कस्टमर है। ए एग्जाम्पल से समझते हैं। ए जो है दुकानदार है, हम ए दुकानदार के पास जाते हैं और कुछ 100 रुपये का सामान खरीद कर लाते हैं, मतलब हम ए के पुराने कस्टमर है, ठीक है। 100 रुपये का सामान खरीदने गए, लेकिन हमारे पास उस टाइम पे क्या है, 50 रुपये है। जब हम उसके रेगुलर कस्टमर हैं, तो वो क्या करेगा भाई, क्या कह देगा, भाई तुम अभी 50 रुपये दे ही जाओ, 50 रुपये बाद में दे देना, ठीक है। तो क्या किया, ए ने 50 रुपये हमें क्या कर दिया, उधार दे दिया। लेकिन वो उधार उसने क्यों दिया है, ये देख कर किया है कि क्या बिजनेस, क्या फर्म, क्या बिजनेसमैन उसके पैसे, ये जो 50 रुपये है, वो वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जब उसे लगेगा कि भाई चलो ठीक बंदा है, ठीक है, तो मतलब वो वापस कर सकता है, उसकी पोजीशन अच्छी है, उसकी सैलरी अच्छी है, उसका घर बार ठीक है, तो क्या वो पैसे वापस कर सकता है। इसी बेस पर तो उसने क्या किया है, पैसे उधार, सामान उधार दिया है, ठीक है। तो इसी तरह से ही क्रेडिटर को बिजनेस की पोजीशन के बारे में कहाँ से पता लगेगा, अकाउंट से पता लगेगा, ठीक है। जो वो P&L और बैलेंस शीट को देखकर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन निकालेगा कि ये बिजनेस जो है भाई, जो वो हमसे सामान खरीद रहा है, उसके पैसे वापस कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट क्या लेती है, टैक्स लेती है, ठीक है। और वो टैक्स कैसा होना चाहिए, ठीक अमाउंट, मतलब जितना बन रहा है बिना छेड़छाड़ किए उतने अमाउंट का होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए ताकि वो अकाउंट्स को चेक करे, रिकॉर्ड को चेक करे कि भाई इसकी इतनी इनकम है, इस इनकम के हिसाब से इतना टैक्स बन रहा है, क्या ये सही पे कर रहा है या नहीं पे कर रहा है। तो वो कहाँ से पता लगेगा, गवर्नमेंट को अकाउंट्स देखकर ही तो पता लगेगा। वो अकाउंट्स देखेगा तभी उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी गवर्नमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिसर्चर। रिसर्चर क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किसको देखकर करेंगे, रिकॉर्ड को देखकर करेंगे। रिकॉर्ड कौन प्रोवाइड करवाएगा, अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो इसलिए रिसर्चर को कंपैरिजन करने के लिए क्या चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक। पब्लिक मतलब हम लोग अगर हमें जॉब की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि भाई हमारी क्या क्वालिफ़िकेशन है, अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग ही तो जॉब ढूँढने जाते हैं। अगर हमें हमारी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग कोई फ़र्म सैलरी नहीं देती है, तो क्या करेंगे, हम वहाँ से छोड़कर कहाँ जाएँगे, जहाँ हमें अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग सही सैलरी मिले, ठीक है। तो पब्लिक को भी क्या चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जो पता लगा सके, और बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में ये देखकर उसे पता लग जाएगा कि ये बिज़नेस ठीक है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, ये जो है मेरी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग मुझे सैलरी दे पाएगा, तो ये ठीक रहेगा कि मैं इस बिज़नेस पर जाकर क्या कर सकूँ, जॉब कर सकूँ, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स एक्सटर्नल यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि जो अकाउंट हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर, 4 तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, रिलायबिलिटी, ठीक है। रिलायबल होना, रिलायबल क्या होता है, भरोसा करना। तो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, हमारे अकाउंट्स ऐसे होने चाहिए जो इस तरह की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए जिस पर लोग, कौन से लोग,
जो बिजनेस के एंड यूज़र है वो भरोसा कर सके भाई अकाउंटिंग हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन और सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है। और ये कब होगा स्टूडेंट्स, जब अकाउंटिंग क्या होगा, फ्री फ्रॉम एरर और बिना किसी पर्सनल जजमेंट के प्रिपेयर करेगा अकाउंट्स को। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। इट मीन्स दैट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी एबल टू डिपेंड एंड रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन, कि डिपेंड करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर और रिलाई भी करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर। तो ये कब पॉसिबल होगा, लोग कब भरोसा करेंगे हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर, जब हमारी इंफॉर्मेशन ठीक होगी। और वो ठीक कैसे होगी, जब उसमें कोई एरर नहीं होगी और वो बिना किसी पर्सनल जजमेंट के, बिना किसी पर्सनल बायसनेस के क्या होंगे, बनाए जाएंगे, रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। ठीक है, दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है स्टूडेंट्स रिलेवेंस। रिलेवेंस मतलब रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो एक यूज़र को चाहिए प्रॉपर वही इन्फॉर्मेशन, फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं, जो उसके काम की इन्फॉर्मेशन है वही होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, एंड यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। Accounting information exhibited by the financial statement must be relevant with the informational need of various end user। जो various end user हैं, जो वो information चाहते हैं, accounting information वैसी ही होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडेबिलिटी मैटर करती है। ठीक है, अकाउंट कैसे होने चाहिए, जो हमें इंफॉर्मेशन कैसी प्रोवाइड करवाए, जो समझने योग्य हो। मतलब it implies that users of account financial statement must interpret the accounting information in the same sense। क्या होता है स्टूडेंट, अकाउंटिंग में जो हम रिकॉर्ड बनाते हैं, जैसे हमने पी एंड एल अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, तो उनकी जो पिक्चर है जब हम एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो वो ऐसे एनालिसिस और इंटरप्रेट करने चाहिए कि वो लोगों को समझ आए। ठीक है, हमने एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन तो कर दिया, लेकिन जो रिजल्ट निकाला है वो हमने ऐसा निकाला है कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उस इंफॉर्मेशन का क्या फ़ायदा। तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, जिस सेंस में बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई है और जिस सेंस में उसका रिजल्ट निकला है, उसी सेंस में वो लोगों को, एंड यूजर्स को समझ आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंपेरेबिलिटी, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए जो कंपैरिजन में भी हेल्प करें। ठीक है, दो फर्म के बीच में भी और एक फर्म के उसके पास्ट एक्सपीरियंस से भी कंपैरिजन करने में हेल्प करने वाली होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, और दिस इज पॉसिबल, जो लास्ट थर्ड लाइन है वो क्या है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन आर यूज्ड कंसिस्टेंटली बाय द मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट सेम रूल्स, प्रिंसिपल और सेम अकाउंटिंग पीरियड को यूज़ कर रहा है, तभी ये पॉसिबल है। सेम अकाउंटिंग पीरियड से हमारा क्या मतलब है, वो अकाउंटिंग ईयर को चेंज नहीं कर रहा है। अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर ये 4 क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले क्या, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिस पर एंड यूज़र भरोसा कर सके। फर्स्ट क्या है, रिलायबिलिटी। दूसरा रिलेवेंस, कि एंड यूज़र की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसको सुटेबल करने वाली, उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए जो एंड यूज़र के द्वारा यूज़ की जा सके, एंड यूज़र के काम की हो। ठीक है, थर्ड क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंड, लोगों को समझाने वाली होनी चाहिए। फोर्थ क्या है, जो कंपैरिजन में हेल्प करें। ये थी 4 क्वालिटी जो किसके अंदर होनी चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का कैसा सिस्टम है, कि हम अकाउंटिंग में हमने पढ़ तो लिया कि एक प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, तो वो हम कैसे करेंगे, एक सिस्टम भी तो होगा उसका अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का। तो वो 2 तरह का सिस्टम है जिसके अंदर हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, 2 सिस्टम, दे आर द 2 सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट।
ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट में जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। पहला है डबल एंट्री सिस्टम, दूसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम। अभी हम डबल एंट्री सिस्टम के बारे में ही पढ़ रहे हैं। दिस सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय इटालियन, एक इटालियन पर्सन थे जिनका नाम था ल्यूका पेचोली, जिन्होंने 1494 में डबल एंट्री सिस्टम को डेवलप किया। ठीक है, इटालियन पर्सन, नाम ल्यूका पेचोली, और कब 1494 में। अंडर दिस सिस्टम each and every transaction are recorded once on debit and again on the credit side as per the certain principle। ये जो डेबिट और क्रेडिट वर्ड आप सुन रहे हैं, ये जो है आप डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारा आगे का चैप्टर आएगा अकाउंट्स में। ठीक है, रूल भी पढ़ेंगे कि कौन से रूल होते हैं जिसके अकॉर्डिंग, जिसके बेस पर हम किसी ट्रांजैक्शन को डेबिट में डालते हैं और किस ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट में डालते हैं। ठीक है, सिर्फ अभी मतलब समझ लीजिए डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम एक ट्रांजैक्शन को, हर एक ट्रांजैक्शन को जो फाइनेंशियल नेचर की है उसको हम दो जगह रिकॉर्ड करेंगे। पहला करेंगे हम डेबिट साइड, दूसरा करेंगे हम क्रेडिट साइड। ठीक है, पहला कहाँ करेंगे, डेबिट साइड, और दूसरा क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके प्रिंसिपल के बेसिस पर। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। कैश जो है स्टूडेंट्स एक रियल अकाउंट है, ये भी आपको थोड़ा समझ आएगा, बस अभी ये समझ लीजिए कैश एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का एक रूल होता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट हम उसको करेंगे जो हमारे पास आया है, एंड क्रेडिट, क्रेडिट किसको करेंगे, व्हाट गोज आउट, जो बाहर गया है। तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, हमने कुछ सामान खरीदा कैश देकर, तो क्या आ रहा है हमारे पास, गुड्स आ रहे हैं, और बाहर क्या जा रहा है, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है। तो डेबिट हम किसको करेंगे, गुड्स, तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होती है गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, टू कैश, टू कैश का मतलब क्या है, हमने कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। किसके अकॉर्डिंग, रियल अकाउंट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट जो हमारे पास आया है और क्रेडिट जो हमारे पास से गया है। ठीक है, फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम की क्या फीचर्स होती हैं, सबसे पहले क्या, इट इज़ अ सिस्टमैटिक, कंप्लीट एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये एक सिस्टमैटिक, कंप्लीट और साइंटिफिक मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा, ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस, दो जगह रिकॉर्ड करते हैं, कौन कौन सी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट क्या है, द टोटल ऑफ ऑल द डेबिट एंड ऑल द क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं है उसकी एक्यूरेसी हम कहाँ से चेक करेंगे, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करके करेंगे। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम के क्या फीचर है, कि साइंटिफिक मेथड है, दूसरा हर एक ट्रांजेक्शन को हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, दो जगह रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तीसरा क्या, जो डेबिट साइड का टोटल है और जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो इसमें क्या होता है, इक्वल होता है। अगर इक्वल नहीं होता है इसका मतलब क्या है, कहीं गलती है, और हम अगर हमारी कहीं गलती होती है तो वो हम कौन से अकाउंट को बनाकर ठीक करते हैं, ट्रायल बैलेंस अकाउंट को बनाकर ठीक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, सबसे पहले क्या, ये एक साइंटिफिक और कंप्लीट सिस्टम है। दूसरा, सारी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजेक्शन है उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करता है। तीसरा क्या है, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, अकाउंट की भी एक्यूरेसी है, क्योंकि जब हम सेम ट्रांजेक्शन को दो जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्यूरेसी होगी। अगर वो एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेट नहीं है डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल, तो हम क्या करेंगे कि ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और देखेंगे कि कहाँ गलती हुई है। नेक्स्ट क्या है, रिवील्स प्रॉफिट और लॉस, बिजनेस के जो प्रॉफिट और लॉस है उसको क्या करता है, रिवील करता है, उनके बारे में बताता है डबल एंट्री सिस्टम।
हमने जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करी ना स्टूडेंट्स, उसमें भी क्या करेंगे, हम दो जगह एंट्री करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट और क्रेडिट साइड में एंट्री करके तब हमें क्या होगा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिपिक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन हमें कहाँ से पता लगती है, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, एसेट और लायबिलिटी। ठीक है, मतलब दो जगह एंट्री कर रहे हैं हम, एसेट में भी और लायबिलिटी। ठीक है, और बेस क्या है उसका, डबल एंट्री सिस्टम। तो इसलिए क्या करता है डबल एंट्री सिस्टम, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताने में भी हेल्प करता है बैलेंस शीट को प्रिपेयर करके। नेक्स्ट है यूजफुल फॉर मेकिंग कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरिजन करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, कि पहले ही हमें एरर और फ्रॉड के बारे में पता लग जाता है, क्योंकि जब हमारा टोटल मैच नहीं होता है तो हमें क्या पता लगेगा, क्या समझेंगे हम कि भाई कहीं गलती है, कहीं एरर है, कहीं फ्रॉड है। ठीक है, जब टोटल मैच हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा कि बस सब सही है, सब ट्रांजेक्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अभी आपने पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम के कुछ फायदे, लेकिन इससे कुछ नुकसान भी है। सबसे पहला क्या, रिक्वायर डिटेल नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है उनकी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। डीप स्टडी करके ही, अगर किसी किसी ने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से अकाउंट के बारे में जाना है, तभी तो वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, डबल डबल जगह एंट्री करते हैं, हमें नहीं पता लगता कौन सा हमें डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है, तो ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, समझ नहीं आता इजीली। नेक्स्ट क्या है, कॉस्टली सिस्टम है, जब हम एक ट्रांजेक्शन को दो जगह रिकॉर्ड करेंगे तो डबल डबल खर्चा तो हमारा होगा ही ना, तो इसलिए क्या है, एक कॉस्टली सिस्टम है। नेक्स्ट है हमारा नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल ट्रेडर, छोटे व्यापारी, एक तो उनका बिजनेस पहले से ही छोटा है, अगर वो दो दो जगह एंट्री करने लगे तो उनका खर्चा कितना बढ़ जाएगा। तो डबल एंट्री सिस्टम छोटे जो स्मॉल जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स डिसएडवांटेजेस थे डबल एंट्री सिस्टम की। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सिंगल एंट्री सिस्टम, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का क्या सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है जिसके बेसिस पर हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। हमने अभी ऊपर पढ़ा एक सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम, दूसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें हम कहाँ पर एंट्री करेंगे, सिर्फ एक जगह एंट्री करेंगे। इट इज़ इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम, ये क्या है, जब डबल एंट्री सिस्टम पूरा नहीं होता है, डबल मतलब जब दो जगह एंट्री करेंगे, डबल नहीं होगा, कब नहीं होगा डबल, जब हम सिर्फ एक जगह एंट्री करेंगे, एक जगह छोड़ देंगे। तो इसमें लिखा है इट इज़ ए इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम, एक अधूरा डबल एंट्री सिस्टम है। लेकिन कुछ अकाउंट होते हैं जो सिंगल एंट्री सिस्टम पर के बेस पर प्रिपेयर किए जाते हैं, वो कौन से होते हैं, कैश बुक है और पर्सनल अकाउंट है। कैश बुक और पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट है जो कौन से सिस्टम पर बेस होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम पर बेस होते हैं। ठीक है, कैश बुक और ये जो पर्सनल अकाउंट है, ये आप इनके बारे में आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ते जाएंगे। लास्ट क्या लिखा है, इट इज़ सुटेबल फॉर ओनली स्मॉल स्केल ट्रेडर। स्मॉल स्केल मतलब उनका बिजनेस छोटा है, उनके प्रॉफिट कम है, तो उनके लिए फ़ायदे क्या, कहाँ पर होगा उनके लिए फ़ायदा, कि वो एक जगह ही एंट्री करें, ना कि दो जगह एंट्री करें। तो ये स्टूडेंट्स सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग था। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या किया। सबसे पहले हमने टॉपिक क्या किया, पार्टीज या यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र कौन कौन होते हैं, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल में हमने पढ़ा मैनेजमेंट के बारे में, कि मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। ठीक है, फिर हमने पढ़ा एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र इन्वेस्टर होते हैं, बैंकर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, रिसर्चर, ठीक है, और पब्लिक। ये कौन से लोग हैं, एक्सटर्नल यूज़र है जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की चार क्वालिटीज़ होनी चाहिए। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, उसमें रिलेवेंस होना चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, और कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, चार क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा
सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में दो तरह के, डबल एंट्री सिस्टम जिसकी हमने अलग फीचर्स की, अलग एडवांटेजेस के, अलग डिसएडवांटेजेस के। दूसरा हमने पढ़ा सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो हमने किया एन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अभी के जो सारे लेक्चर्स, शुरू के लेक्चर से आज के लेक्चर तक, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारी बुक का, हमारे सिलेबस का, एन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, वो यहाँ पर स्टूडेंट्स ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो हमने पढ़ा उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ लास्ट के लेक्चर को भी, लास्ट के जो लेक्चर्स हैं उनको भी देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।